हेलो फ्रेंड्स, न्यू टॉपिक लेके आए हैं सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या इसे दूसरे शब्द में हम स्ट्रोक के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन के बारे में हम अगर बात करें, इसका डिफिनीशन क्या होगा। यह एक सामान्य अवस्था है। यह क्या है? एक सामान्य मतलब सिंपल स्टेज है जिसमें क्या होता है कि रोगी के मस्तिष्क में होने वाली रुधिर आपूर्ति ब्लड सप्लाई में अचानक कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एवं मस्तिष्क के कार्य प्रभावित होते हैं। सिंपल हम समझते हैं सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट क्या है। इसमें जो है सो ब्लड जो कैरी करता है वेसल्स, उस वेसल्स में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ब्लड का ही अगर ये सही से पूर्ति नहीं हो पाएगा तो ब्लड ही तो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वहाँ ऑक्सीजन का भी क्या होगा, सही से पूर्ति नहीं हो पाएगा उस वेसल्स को, उस एरिया को, ब्रेन के। इसी को हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। क्लियर डिफिनीशन। नेक्स्ट है इसका काउज। काउज क्या है? रोगी को पहले से शरीर में किसी भाग में ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन के दौड़े आना, मतलब उसको क्या हो सकता है, उसके किसी भाग में जो है सो पहले से ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होगा। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेसल्स या तो नैरो हो जाता है या ब्लड क्लॉट हो जाता है। कौन सा वेसल्स में? तो ये मुख्य रूप से कैरोटिड आर्टरी जो हमारा होता है उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक आते हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकता है ब्लड, हाइपरटेंशन के कारण क्या होगा, ब्रेन और वेसल्स का फटना, और क्या होगा, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स में थक्के का निर्माण होना। और सेरिब्रल ब्लड वेसल्स जो है, जो सेरिब्रल मतलब क्या, ब्रेन, ब्रेन को जो भी वेसल्स ब्लड पहुंचाते हैं उसमें क्या होगा, अगर थक्का बना होगा, क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट होगा तो उसके कारण हो सकता है सेरिब्रल ट्यूमर। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो हो सकता है, या हेड इंजरी, कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन या ट्रॉमा के कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट इसका हम अगर रिस्क फैक्टर बात करें, रिस्क फैक्टर इसका जोखिम कारक। जोखिम कारक क्या क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट है क्या, एल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में धूम्रपान का सेवन करते होंगे, शराब एल्कोहल का उपयोग करते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस भी इसका काम है, इसका रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो ये हम आगे डायग्राम से हम आपको समझाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें जो है सो ये देखिए, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये जो है हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इसमें जो है सो क्या, कोलेस्ट्रॉल भरने लग जाता है। इसमें देखिए ये कैसे, ये कोलेस्ट्रॉल भरने लग जाता है। इसी कारण क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, ब्लड फ्लो में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके कारण भी क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ब्लड सप्लाई में। नेक्स्ट है हाईली ऑयली फीड। जो व्यक्ति अधिक तैलीय पदार्थ का उपयोग करते होंगे, भोज्य पदार्थ का उपयोग करते होंगे। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियल लेयर, इसके कारण हो सकता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज के कारण हो सकता है, और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के कारण हो सकता है। इंसेफ्लाइटिस के कारण हो सकता है। इंसेफ्लाइटिस के कारण कैसे, जो यूज ऑफ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स, जो और अगर जो व्यक्ति जो है सो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स का अधिक यूज करते होंगे, मतलब कंट्रासेप्टिव्स क्या है, दवा है, ड्रग्स का यूज करते होंगे, हार्मोनल ड्रग्स का यूज करते हैं, उससे भी क्या ये हो सकता है। ये सब क्या है, इसका रिस्क फैक्टर है, जोखिम कारक है। नेक्स्ट हम इसका टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स कितने भागों में से बांटा गया है। स्ट्रोक्स या सीवीए, मतलब स्ट्रोक्स या सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के निम्न चरण होते हैं। इसके निम्न चरण होते हैं, कौन कौन से चरण हैं। फर्स्ट है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। फर्स्ट हो गया ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इसमें क्या होता है, यह कम गंभीर अवस्था होता है। ये जो है सो बहुत ही कम गंभीर होता है, ये अवस्था जो है बहुत कम गंभीर होता है। इसमें अस्थायी सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसमें अस्थायी मतलब क्या, फिक्स नहीं होता है। सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन वो फिक्स नहीं होता है, वो कभी किसी भाग में होगा, कभी किसी भाग में, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, इधर उधर मूवमेंट करते रहता है। यह स्वतः ही ठीक हो जाता है, यह स्वतः मतलब खुद ही ठीक भी हो जाता है, कुछ दिनों में, कुछ घंटों या कुछ दिनों में ये स्वतः ही ठीक हो जाता है। सेकंड है प्रोग्रेसिव स्ट्रोक। प्रोग्रेसिव स्ट्रोक क्या होता है, इसमें 1 से 2 दिन तक लक्षण रह सकते हैं। प्रोग्रेसिव स्ट्रोक में क्या होता है कि इसका जो लक्षण होता है वो क्या होता है, 1 से 2 दिन तक इसका लक्षण
रह सकता है। और यह स्ट्रोक की विकास की अवस्था है, ये स्ट्रोक की क्या है, विकास की अवस्था है। इस मतलब ये जब आता है इसके कारण क्या पता चल जाता है कि स्ट्रोक्स अब विकास करेगा, शरीर में फैल चुका है। नेक्स्ट थर्ड है कंप्लीट स्ट्रोक। कंप्लीट स्ट्रोक क्या होता है, इसमें पूर्ण तरह से कंप्लीट होता है, से इसमें ब्लड सप्लाई लंबे समय तक बंद होने से इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। इसमें क्या होता है, लंबे समय से अगर ब्लड सप्लाई क्या हो, बाधित हो, तो इसके कारण क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब ऐसा डैमेज जो कि उसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा डैमेज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट स्ट्रोक, मतलब पूरे तरीके से क्या हो जाता है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। क्लियर। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बोल ना पाना, मतलब क्या, एफेजिया, बोलने में कठिनाई, उससे बोलने में कठिनाई होगा, देखने में समस्या, विजुअल डिफेक्ट्स होगा। जाहिर है अगर उसके ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन अगर अफेक्टेड होता है तो ये सब तो परेशानी होना फिक्स ही है। लकवा, पैरालिसिस होगा, कमजोरी होगा, वीकनेस, संवेदनहीनता, उसे कोई भी चीज़ का संवेदन नहीं होगा, सिर दर्द होगा, हेडेक, पलकों का गिरना, बार बार उसका पलक गिरेगा, पटोसिस, दोहरी दृष्टि अर्थात एक वस्तु का दोहरा दिखाई देना, उसे प्रत्येक वस्तु जो है सो दो दो करके दिखाई देंगे, डिप्लोपिया होगा, डिप्लोपिया का कंडीशन। नेक्स्ट है मोटर डिसफंक्शन, उसका जो फंक्शंस है, उसका बॉडी फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब्ड होगा। क्लियर। स्टैगरिंग, मतलब लड़खड़ा के चलेगा वो, डिजीनेस, चक्कर आएगा, नॉजिया और वोमिटिंग होगा, अनकॉन्शियस, पेशेंट जो है सो कॉन्शियस नहीं रहेगा, अचेतन अवस्था में रहेगा, उसे कोई भी चीज़ का सूद बूद नहीं रहेगा। क्लियर। ये जो है क्लिनिकल फीचर्स क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो हर एक डिजीज में आते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में उसका प्रूव का कोई भी जो डिजीज कंडीशन हो या उसके फैमिली के बारे में पता करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या हो गया, उसका आँख का जो है सो मशीन से क्या करेंगे, जांच करेंगे। लंबर पंक्चर ऑफ फॉर CSF एग्जामिनेशन, लंबर पंक्चर करेंगे उसका CSF एग्जामिनेशन के लिए। लंबर पंक्चर हम कहाँ से करते हैं, तो L3 और L4 के बीच में करते हैं। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें L3 और L4 के बीच में हम करते हैं लंबर पंक्चर। उसमें से क्या करते हैं, CSF का फ्लूइड लेके उसे एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या, ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन एनालिसिस और कल्चर टेस्ट करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, ये जो आर्टरी होता है, आर्टरी हमारा जो ब्लड वेसल्स जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक डाई डाल के उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। जितना भी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का विजुअलाइजेशन करना क्या कहलाता है, एंजियोग्राफी कहलाता है। क्लियर। CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG करेंगे उसका। क्लियर। ये हमारा डायग्नोसिस क्लियर हो गया, क्या क्या हम उसके लिए मतलब टेस्ट करेंगे वो। अब है कॉम्प्लिकेशन, हमें इस जटिलताएं क्या क्या दिखेंगे, तो पैरालिसिस हो सकता है, पर्सनैलिटी चेंजेज, उसका जो लाइफ है, पर्सनैलिटी लाइफ जो है, नॉर्मल लाइफ जो है उसमें क्या होगा, बदलाव आएगा। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस, उसका जो कॉर्निया है उसमें क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। कॉमा एंड डेथ, वो या तो कॉमा में भी जा सकता है या लास्ट में डेथ भी कर सकता है। क्लियर। ये सब उसका जटिलता है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो रोगी में स्ट्रोक के कारण का पता लगाया जाता है एवं इसका उपचार किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कि रोगी में स्ट्रोक का कारण पता करते हैं, मतलब किस कारण से हुआ है और किस स्टेज पर है, वो किस स्टेज पर है उसका पता लगा के उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। इसमें इंडरेक्टोमी, ये क्या है, ये सर्जरी है। इसमें क्या किया जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी की इनर वॉल में जमा कठोर पदार्थ हटाया जाता है। इसमें क्या कहता है, एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी जो होता है उसके इनर वॉल में कठोर पदार्थ अगर जो जमा होता है उसे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेस्कुलर बाईपास, इसमें क्या किया जाता है, बाईपास मतलब क्या, नेक्स्ट इसमें सर्जरी द्वारा
एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स को इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स से कृत्रिम रूप से जोड़ दिया जाता है। इसमें किया जाता है कि सर्जरी के द्वारा जो है हमारा जो एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स है, मतलब दूसरा जो है उसको क्या किया जाता है, इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल से, जो एक्सटर्नल हमारा क्रेनियल ब्लड वेसल जो है उसको इंटरनल क्रेनियल ब्लड वेसल से आर्टिफिशियली, मतलब कि कृत्रिम रूप से उसे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या कहलाता है, एनास्टोमोसिस क्या होता है, तो एनास्टोमोसिस एक कंडीशन है जिसमें हम ऑर्गन टू ऑर्गन जो हम मतलब ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्गन टू ऑर्गन इज नोन एज एनास्टोमोसिस। अब है रोगी को थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन जैसे कि एल्टीप्लेज, रेटाप्लेज दी जाती है। ये थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन है, ये रोगी को दी जाती हैं। और उसके बाद है एंटीकोगुलेंट्स, जैसे एंटीकोगुलेंट में मतलब कि ब्लड को थका होने से बचाने के लिए कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, तो हेपरिन हो गया, वारफेरिन हो गया। आईसीपी मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो अगर बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने के लिए कौन सा देंगे हम, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जैसे कि मैनिटॉल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दवा का उपयोग करेंगे, मैनिटॉल जैसे। उसके बाद रोगी को हाइपरटेंशन के उपचार के लिए क्या देंगे हम, एंटी हाइपरटेंसिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे क्या हो गया, एम्लोडिपाइन, नेफेडापाइन, एट्रोवेस्टिन और एटिनोलोल। ये सब हम ड्रग्स उसे प्रोवाइड करेंगे हाइपरटेंशन से बचाने के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। और रोगी को एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन, पिप्रासिलिन, सेफ्ट्राजोन, ये सब एंटीबायोटिक प्रोवाइड किया जाता है। रोगी को एंटी इमेटिक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वोमिटिंग का अगर कंडीशन है तो उसके लिए क्या हम रोगी को एंटी इमेटिक भी प्रोवाइड करेंगे। ये सब जो है सो क्या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, नर्स के द्वारा। क्लियर, थैंक यू। आज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर।